ट्वेल्थ के क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज रेट रिएक्शन का और रिएक्शन का यूनिट रेट का इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में अगर आप ध्यान से वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने बताया था कि रिएक्शन का जो एवरेज रेट है वो निकालने के लिए रिएक्शन का जो टाइम इंटरवल है, मतलब चेंज इन टाइम, वो मालूम होना ज़रूरी है। फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है अगर वो मालूम है और उस दौरान जो कंसंट्रेशन का चेंज हुआ है वो अगर मालूम है तो हम रिएक्शन का एवरेज रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने बताया था आपको कि रेट एवरेज बराबर होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब आर एवरेज बराबर डेल एक्स बाय डेल टी, जहाँ ये डेल्टा एक्स लार्ज चेंज इन क्या कंसंट्रेशन एंड डेल्टा टी ये लार्ज टाइम इंटरवल है। इसलिए एवरेज रेट जब भी हम निकालते हैं तो इंटरवल जो है टाइम का वो थोड़ा लार्ज रहता है। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी या इंस्टेंटेनियस रेट आखिर है क्या, तो सबसे पहले आप ध्यान से इस बात को समझें कि एवरेज रेट जब भी हम निकालते हैं किसी रिएक्शन का तो वो एक्यूरेट जो है वो नहीं निकलता है, क्योंकि ये पूरे टाइम इंटरवल के लिए है। मान लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर इस तरह से कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए से बी अगर कोई रिएक्शन है मान लीजिए, तो इसका कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। मान लीजिए कि T1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन जो है वो मान लीजिए 5 या मान लीजिए 10 मोल पर लीटर, और T2 टाइम पर इसका ये 5 मोल पर लीटर हो गया। मान लीजिए T1 जो है वो T1 बराबर मान लीजिए कि ये 5 मिनट है और T2 हो गया इसका 10 मिनट, मतलब इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर, टाइम जैसे जैसे बढ़ा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, घटा। पहले रिएक्टेंट का हम देख लेते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम का अगर प्लॉट करें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हम प्लॉट करें रिएक्टेंट के लिए, तो शुरू में बताए थे आपको इससे पहले भी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल में मान लिया कितना, 10 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है और ये हो गया आपको कितना, 10 मोल पर लीटर। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, घटा। मान लो कि अगर इस टाइम पर अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम दिखाएं इसको, क्योंकि टाइम T1 ले लिए हैं, तो यहाँ अगर मान लीजिए इस टाइम पर अगर आप दिखाते हो, ये टाइम अगर ले लेते हैं यहाँ पर हम कैलकुलेशन में, मान लीजिए ये आपका हो गया T1 और उस समय कंसंट्रेशन जो आपने लिया है वो कितना, 10 मोल पर लीटर, और ये T1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिया है हमने 5 मिनट। ध्यान से इसको समझिए। अब यहाँ पर टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ, तो T1 से बढ़कर टाइम इसका अगर मान लीजिए हो गया ये T2, और T2 हमने कितना दिया है, 10 मिनट, 10 मिनट। तो कंसंट्रेशन इसका मान लीजिए घटा, कंसंट्रेशन इसका घटकर मान लीजिए हो गया इसका 5 मोल पर लीटर। तो T1 टाइम पर ये 10 मोल पर लीटर और T2 टाइम पर 5 मोल पर लीटर। और गौर से देखिए, ये T1 और T2 दो टाइम इंटरवल, दो टाइम है, एक इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है रिएक्टेंट का, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
अब यहाँ पर जो हम इंटरवल निकालते हैं टाइम का, ये टाइम इंटरवल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये निकल गया डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी क्या हो गया, तो T2 माइनस T1, और यहाँ 10 और 5 का यह जो डिफरेंस है ये हो गया डेल्टा एक्स मान लीजिए, और डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए C2 माइनस C1, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। पिछले क्लास में हमने यहाँ पर रिएक्शन का रेट जब निकाला था, यहाँ पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो और से देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे मान लीजिए, तो रेट एवरेज जब भी निकलेगा तो चेंज इन क्या, कंसंट्रेशन, एंड अपॉन चेंज इन क्या, टाइम। तो हमने लिखा था डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी। ठीक, अब ये बताओ कि यहाँ अगर हम रेट निकालते हैं, मान लो, तो अगर यहाँ रेट निकालते हैं तो ये 10 में से 5 डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ अगर रेट निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, और ये ब्रैकेट में कितना आएगा, फाइनल इसका है 5 माइनस 10 मोल पर लीटर, अपॉन ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा इसका, 10 माइनस 5 मिनट, बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना 5 बट्टा 5 मोल पर लीटर पर मिनट, बराबर 1 मोल पर लीटर पर मिनट। अब ये बताइए कि ये जो 1 मोल पर लीटर निकला है रेट, वो कहाँ का रेट है, किस टाइम पर, क्या वो T1 टाइम पर है या वो T2 टाइम पर है। चूंकि आपने सीधे निकाल दिया ये रेट एवरेज, और ये इतना निकल गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरू में रिएक्शन का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो T1 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, T2 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ जो निकला है रेट वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया 1 मोल पर लीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो रेट निकला है एवरेज वो हो गया 1 मोल पर लीटर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या यहाँ पर 1 मोल पर लीटर है या यहाँ पर 1 मोल पर लीटर है, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो रेट निकला है वो एक रेंज ऑफ टाइम में निकला है, T1 से T2 के बीच में निकला है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताओ कि इस बीच में इसका रेट कितना हो जाएगा, इस मान लीजिए यहाँ कोई टाइम रख देते हैं T टाइम पर इसका रेट कितना निकल जाएगा, तो वो आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एवरेज रेट जो निकलता है वो एक्यूरेट रेट नहीं होता है। एक्यूरेट रेट निकालने के लिए इंटरवल जो टाइम का है डेल्टा टी, उसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि T1 टाइम पर जो रेट निकलता है और T2 टाइम पर जो रेट निकालते हैं, तो वो दोनों अलग अलग हो जाता है नियम से। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, घटता है। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, बाद में कम होना चाहिए। जबकि हम लोग जब एवरेज रेट निकालते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसका मतलब हो गया कि आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम में रेट निकाला है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट निकालते हो, तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर मान लो T टाइम पर निकालोगे, तो जिस टाइम पर आपको निकालना है उस टाइम पर वहाँ जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा एकदम यूनिफॉर्म होगा। जबकि यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर T1 पर देखें तो वहाँ पर ज़्यादा है, T2 पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो रेट निकला वो दरअसल एवरेज रेट है, और ये आपको एक गिवन टाइम इंटरवल पर निकलता है। अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकालने के लिए आपको दे दे तो ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो डेल्टा टी है इसको छोटा करना होगा, इतना छोटा करना होगा कि इस इंटरवल पर जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। अभी ये जो रेट है वो दिखा रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि नियमानुसार ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं शुरू में ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो वहाँ पर जो रेट T1 टाइम पर निकालते वो ज़्यादा होना चाहिए, और T2 टाइम पर रेट निकलता वो ज़्यादा कम होता। जबकि यहाँ से यहाँ तक अगर निकालते हैं तो वो एक क्या हो गया, एक एवरेज वैल्यू हो गया। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट जब भी निकलता है तो किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए,
इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें कि अगर कंसंट्रेशन का चेंज अगर मेजर करें तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। तो दो चीज याद रखिएगा कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में अगर कोई पूछे कि एक्यूरेटली कौन निकलता है, मेजर करता है, तो एक्यूरेटली हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। एवरेज रेट तो जस्ट एक क्या है, एवरेज वैल्यू है। वो आपको ये मान लीजिए यहाँ आंसर निकला है 1 मोल पर लीटर। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 मोल पर लीटर यहाँ पर है या यहाँ है या बीच में है, कहाँ पर ये 1 मोल पर लीटर, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये 1 मोल पर लीटर एक थ्रू आउट T1 से T2 के बीच का एक रेंज में लिया गया है, इसलिए वो एवरेज रेट हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि एग्जैक्टली हमको इस टाइम पर बताइए T टाइम पर रेट कितना निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको कोई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है दिस वन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी को आपको क्या करना होगा, बहुत छोटा करना होगा, इतना छोटा करना होगा कि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उस इंटरवल पर वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर हम यहीं पर डेल्टा टी को क्या करें, डेल्टा टी को अप्रोच करें जीरो को, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, जीरो, तो इस समय एवरेज रेट बराबर हो जाएगा किसका, इंस्टेंटेनियस रेट का। इसका मतलब हो गया इफ डेल्टा टी अप्रोच जीरो देन आप कह सकते हैं कि एवरेज रेट बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब अगर कोई पूछे कि एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर कब माना जाता है, ये कब हो जाएगा, तो उसके लिए आपको लिखना होगा डेल्टा टी अप्रोचेज क्या, जीरो, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन एवरेज रेट अप्रोचेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज रेट निकलता है लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल कि आप उस दौरान जो चेंज मेजर करोगे कंसंट्रेशन का वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन measured for a very small time interval, या इसको आप लिख सकते हैं infinitesimally small time interval is called instantaneous rate of reaction। आप इसको यह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, the instantaneous rate of reaction is defined as the rate of change in concentration of any of the reactant or product, any of the reactants or products for an instant of time, for an instant of क्या time, or at instant of time। मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो रेट निकालेंगे हम लोग वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, या यूं कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकले, इन्फिनिटली स्मॉल, इतना छोटा कि आपका उस समय जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब यूं कह सकते हैं कंसंट्रेशन का चेंज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या यूनिफॉर्म हो जाए,
तो उस समय जो रेट मेजर होगा वो रेट कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह से मैकेनिकल स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में फ़र्क होता है, उसी तरह से केमिकल रिएक्शन के लिए भी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फ़र्क है। मैकेनिकल स्पीड में भी अगर टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं तो एवरेज स्पीड बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, और केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दें, डेल्टा टी अप्रोच करे 0 तो रेट एवरेज अप्रोच करेगा किसको, रेट इंस्टेंटेनियस को। अब इसको अगर आप मैथमेटिकली आप लिखें तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम लोग, रेट इंस्टेंटेनियस बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। आप इसको ये भी लिख सकते हैं रेट इंस्टेंट बराबर, अब चेंज इन कंसंट्रेशन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन का चेंज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, और इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा। इसको आप लिख सकते हैं बराबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और यहाँ आपको कर देना है डेल्टा टी को अप्रोच करना है क्या, 0। मतलब अगर डेल्टा टी अप्रोच कर जाए 0 तो ये जो इंटरवल ऑफ ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये बराबर हो जाएगा dx बट्टा dt, वेयर यहाँ dx क्या हो जाएगा, वेयर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और r इंस्टेंट बराबर आप इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बराबर dx बाय dt। दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये डेल्टा dx का क्या होगा यहाँ पर, वेयर dx बराबर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल या infinitesimally small change in concentration, and dt बराबर very small या infinitesimally small टाइम इंटरवल। मतलब अगर आपका ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, अप्रोच करे 0 को, उस समय डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उस समय जो है आप अगर इसको मेजर करेंगे तो वो यूनिफॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी अप्रोच किया किसको, 0 को, तो डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर जाएगा किसको, dx को, और उस समय एवरेज रेट अप्रोच कर जाएगा किसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर आपको दे और कहे कि हमको इसका इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेस करके दिखाओ, तो आप इसको दिखा सकते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 आर एवरेज बराबर आर इंस्टेंटेनियस, ये याद रखिएगा कि अगर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में आपको रिलेशन पूछे तो याद रखिएगा कि डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो जाए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, तो एवरेज रेट अप्रोच कर जाता है किसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप एक एग्जांपल से इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही रिएक्शन है A to B, अगर आपको ये रिएक्शन दिया गया और इस रिएक्शन के लिए कहता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करो, मेजर करो। ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये आपका है प्रोडक्ट। पहले हम लोग रिएक्टेंट के लिए करते हैं, फॉर रिएक्टेंट
तो रिएक्टेंट के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो कि एवरेज रेट भी जब निकाले थे हम तो वहाँ पर माइनस साइन का यूज किया गया था, क्योंकि टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस अतिरिक्त हमने यूज किया था। यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर आर इंस्टेंट जो निकालेंगे हम, ये रेट इंस्टेंट बराबर क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पर है ए, अपॉन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सो रेट इंस्टेंट बराबर, अब यहां पर माइनस और ये डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी, और यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोचेज क्या, 0, और बराबर ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाय क्या, डी टी। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। माइनस यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस यूज किया गया है यहाँ पर। ये हो गया रेट इंस्टेंट फॉर क्या, रिएक्टेंट। आप इसको ये भी लिख सकते हो, आर इंस्टेंट बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या, 0 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय क्या, डेल्टा, अब बराबर माइनस कंसंट्रेशन डी ए बाय क्या, डी टी। तो आप दोनों में से किसी भी तरीका से रेट को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये हो गया किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। अगर यही काम हमको प्रोडक्ट के लिए करना हो तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आर इंस्टेंट जो निकलेगा इसका प्रोडक्ट के लिए, आर इंस्टेंट रेट इंस्टेंट बराबर, यहाँ डिक्रीज नहीं होकर क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन concentration of product B upon very small time interval. So R इंस्टेंट बराबर, अब इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन B बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी अप्रोचेज क्या, 0 बराबर प्लस डी बी बाई क्या, डी टी। एक तरीका ये हो गया लिखने का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आर इंस्टेंट बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या, 0, और किसका लिमिट, तो प्लस डेल्टा बी बट्टा डेल्टा टी बराबर प्लस कंसंट्रेशन डी बी बाई क्या, डी टी। तो ये हो गया आपको प्रोडक्ट के टर्म में, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट के टर्म में। अब इस दोनों को अगर हम एक साथ ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन में लिखें, पहले इसको आप देख लें अच्छे से। यहाँ पर ये जो रेट था, दिस वाज एवरेज रेट, डेल्टा याद रखेंगे आप कि डेल्टा जहां भी यूज होगा, ये है लार्ज चेंज, दिस इज लार्ज चेंज, और डी इंस्टेंट चेंज होगा वेरी स्मॉल चेंज। तो पूरे रेट एक्सप्रेशन में जहां भी डेल्टा सिंबल यूज होगा वो लार्ज चेंज को इंडिकेट करता है, और डी जहां भी आएगा वो स्मॉल चेंज हो जाएगा। तो ये लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय लार्ज टाइम इंटरवल। हमने यहाँ पर इंटरवल को क्या किया, अप्रोच किया 0, बहुत छोटा बना दिया, तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो भी बहुत छोटा हो गया, और उस कंडीशन में ये जो एवरेज रेट था वो बराबर हो गया किसके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इसी तरह से प्रोडक्ट में भी हुआ है, प्रोडक्ट में भी ये लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन लार्ज टाइम इंटरवल। लेकिन अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम को क्या किया, बहुत छोटा बना दिया, डेल्टा टी अप्रोच किया जीरो को, उस कंडीशन में ये जो एवरेज रेट था वो बराबर हो जाएगा किसके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ जो आपने लिखा है रेट इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, कौन सा रेट इंस्टेंटेनियस, तो ये कहलाएगा, इसको याद रखेंगे आप, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ disappearance of reactant। और ये जो निकला है यहाँ पर ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है वो भी अब दो तरह का हो गया, एक एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसी तरह से अपीयरेंस भी दो तरह का हो जाएगा, एक एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब हो गया कि सवाल में जब भी आपको एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहेगा तो आप एवरेज रेट के टर्म में एक्सप्रेस करिएगा, और जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस कहेगा तो इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब इस दोनों को एक साथ अगर आप लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, the overall rate of this reaction can be expressed as, कैसे लिखेंगे, तो R इंस्टेंट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई क्या डी टी बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन बी बाई क्या डी टी। ये हो गया आपका, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपको इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन। अब फिर से एक चीज बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल आप बनाएं तो ये चूंकि आप अच्छी तरह सब समझ लिए हैं कि एक्यूरेटली अगर रेट को मेजर करना होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ही मेजर होता है एक्यूरेटली, क्योंकि वो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर होता है, और उस समय रेट जो मेजर करोगे वहाँ पर वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का चेंज बहुत छोटा हो जाता है, यूनिफॉर्म चेंज मान सकते हैं उसको। तो अगर कोई पूछे कि एक्यूरेटली हम किसको मेजर कर सकते हैं, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो ये याद रखिएगा कि एवरेज रेट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, वो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पर मेजर किया जाता है, इसलिए वहाँ पर रेट जो आप निकालते हो वो अगर देखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आया है, जबकि आप सब अच्छी तरह समझते हो कि शुरू में अगर रिएक्टेंट का देखें हम तो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, बाद में उसका कम हो रहा है, तो रेट तो कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, रेट तो उसका क्या होना चाहिए, घटते चले जाना चाहिए था रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट का रेट टाइम के साथ क्या होना चाहिए था, बढ़ते रहना चाहिए था। तो एवरेज रेट ये क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे कि बताओ इंस्टेंटेनियस रेट, अगर पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो ये याद रखेंगे आप कि इंस्टेंटेनियस रेट चूंकि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकाला जाता है, इसलिए वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसलिए सवाल जब भी बनाएंगे आप, अधिकतर में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को ही जो है लिखते हैं, एवरेज रेट का सवाल कम ही रहता है, या जो भी रहता है सवाल में मेंशन रहता है, अगर टाइम इंटरवल लार्ज हो, अगर इंटरवल ऑफ टाइम जो है सो लार्ज दिखाई दे तो उस समय आप एवरेज रेट निकालोगे, अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दिखाया जाए रिएक्शन का रेट तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। तो अधिकतर सवाल हम लोग बनाते हैं उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ही मेजर करते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेटली मेजर होता है। ये बात अच्छी तरह से आप लोग समझ लें, फिर ये नहीं पूछिएगा कि सर ये कैसे समझेंगे कि एवरेज होगा इंस्टेंटेनियस। व्यक्त करने के लिए आप किसी भी टर्म में व्यक्त कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में अगर कोई पूछते हैं कि बताओ कि ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट कहाँ होता है, तो आप याद रखोगे इंस्टेंटेनियस रेट में ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट पर मेजर किया जाता है, और जिस इंस्टेंट पर ये मेजर होता है रेट, उस समय
कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाता है। इसको अच्छी तरह से समझ लें आप। सवाल जब भी हम देंगे तो अगर मान लो कि सवाल में मेंशन कर दिया इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप इंटरवल ऑफ टाइम अगर देख लें कि ज़्यादा है तो उस समय एवरेज रेट निकालोगे, अन्यथा आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालिएगा, कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। अब मान लो कि कोई रिएक्शन तुमको हम दें और क्वेश्चन छोटा सा हम दें कि बताओ इसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे व्यक्त करोगे। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपको हम दे रहे हैं, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मान लो एक केमिकल रिएक्शन है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2। मान लो ये कोई रिएक्शन अगर कोई देता है और कहता है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन, राइट दी एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन इसमें देता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। और तीसरा देता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ disappearance of reactant and appearance of product। जस्ट अभी आपको एक्सप्रेशन कर रहे हैं देने के लिए, अभी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है इसका, न्यूमेरिकल इसका बाद में बनवाएंगे आपसे हम, पहले आपको एक्सप्रेशन करना सिखा देते हैं। तो मान लो इस तरह का कोई सवाल है और पहला सवाल आपको बनाना है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एवरेज रेट आपको अच्छी तरह से मालूम है कैसे निकालना है। तो पहला सवाल अगर इसका हम बनाए, सवाल को ध्यान से देख लीजिए सब कोई। पहला सवाल हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं एवरेज रेट। पहला फर्स्ट, तो एवरेज रेट निकालना है हमको, एक्सप्रेस करना है। तो रेट एवरेज बराबर, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ 2 मोल है N2O5 का स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्सीजन 2, यहाँ N2O4 का स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्सीजन कितना 2, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना 1। इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन कह रहा है कि ये O2 और N2O5 में अगर हम देखें रिलेशन, तो N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो O2 के रेट ऑफ अपीयरेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा। मतलब जब 1 मोल O2 बन रहा है उस समय खपत कितना हो रहा है, ये 2 मोल। तो अगर मान लो कि यहाँ 2 मोल बनना है तो यहाँ कितना खपत होगा, 4 मोल। तो रिलेशन क्या हो गया कि इस N2O5 का रेट जो है डिसअपियरेंस का, वो ऑक्सीजन के रेट ऑफ अपीयरेंस का कितना गुना, 2 गुना। और फिर इस दोनों को अगर देखें हम N2O5 N2O4 को, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। इसका मतलब हो गया कि दोनों का रेट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिस रेट से N2O4 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, अपीयर हो रहा है, बन रहा है, उसी रेट से N2O5 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर आपको रेट एवरेज निकालना है तो बताया था आपको कि जब भी आप ओवरऑल रेट निकालते हो रिएक्शन का, उस समय सभी कोफिशिएंट्स को क्या करना है, मेंशन करना है, और वो भी रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, N2O5 का कोफिशिएंट तो 2 है, तो क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा, चूंकि एवरेज रेट निकाल रहे हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन N2O5 बाई डेल्टा बराबर। अब यहाँ N2O4 का लिखे हम लोग, तो प्लस 1/2 डेल्टा N2O4 बाई डेल्टा T। अब बराबर, इसका तो एक ही मोल है, 1/1 डेल्टा
कंसंट्रेशन O2 बाय डेल्टा टी। आप 1 नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ये हो गया आपका एवरेज रेट। तो पहला क्वेश्चन आपका था एवरेज रेट निकालो, एक्सप्रेस करो। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। अगर इसी में सवाल देता कि N2O5 और N2O4 में अगर आप रिलेशन लगाओ कि इसका डिसअपियरेंस और इसके अपीयरेंस में क्या रिलेशन है, इस दोनों को यहाँ से निकाल के हम लोग सवाल को क्या करते, सॉल्व करते। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इंस्टेंटेनियस रेट निकालो। इसी को इंस्टेंटेनियस रेट में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट में जब भी कन्वर्ट करना हमने क्या बताया कि डेल्टा जो यहाँ पर है वो डेल्टा को हटा के वहां पर हम, चूंकि यहाँ पर ये लार्ज चेंज हो रहा है, एवरेज रेट है, हमको वेरी स्मॉल चेंज रखना है, तो डी सिंबल का यूज करेंगे हम डिफरेंशियल फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम लोग, आर इंस्टेंट बराबर -1/2, सब कुछ वही रहेगा, केवल डेल्टा के बदले में डी concentration N2O5 by dt. This is very small time interval and this is a very small change in क्या concentration बराबर +1/2 d, डेल्टा के बदले क्या किया, d N2O4 by dt बराबर डेल्टा यहाँ पर है, इसको करेंगे d O2 बट्टा क्या dt। तो ये जो निकल गया रेट एक्सप्रेशन वो किसके लिए, इंस्टेंटेनियस। दोनों में फर्क देखो, मामूली सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस वो जो चेंज है वो स्मॉल रखना है, इसलिए डेल्टा टी के बदले लिखेंगे डी टी, और यहाँ डेल्टा कंसंट्रेशन जो है वहां पर डेल्टा नहीं लेकर हम क्या करेंगे, डी कंसंट्रेशन। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को व्यक्त करो और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का मेजरमेंट लो। उसके लिए क्या करेंगे हम, तीसरा में सबसे पहले निकालेंगे हम ए में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर -d N2O5 by dt। यहाँ किसी कोफिशिएंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेपरेटली अलग अलग निकाल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट का हम लोग बात करें, तो दूसरा पार्ट इसका बी में क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O4 बराबर, यहां क्या करेंगे, माइनस के बदले प्लस डी N2O4 बाय dt। फिर यहां भी कोफिशिएंट नहीं देना है, क्योंकि यहां भी सेपरेटली निकाल रहे हैं हम लोग। और तीसरा क्या निकालना था आपको, तीसरा में निकालना था हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन O2 बाई क्या dt। गौर से देखिए, जब हम अलग अलग निकाल रहे हैं डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, उसमें कहीं भी हमने कोफिशिएंट का यूज क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन जब हम रिलेट कर रहे थे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, उस समय हमने सब में कोफिशिएंट का क्या किया, यूज किया है। कोफिशिएंट कैसे यूज किया है, तो जिस रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो उसके रेट के एक्सप्रेशन में रेसिप्रोकल में नीचे में रहेगा, या प्रोडक्ट का जो भी कोफिशिएंट है वो उसके रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लें कि जब भी आपको सेपरेटली सवाल में दे दे कि इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, तो ये अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर ले, वहाँ पर कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। लेकिन अगर सीधे कह दे कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट्स को एक साथ क्या करेंगे, कोरिलेट कर देंगे। ये ध्यान रखा जाए। इसी तरह से मान लो अगर कोई इस तरह का सवाल आ जाए और आपको दे कि मान लो ये रिएक्शन आपको दे दिया, मान लो कि
ये सवाल आपको दे दिया N2 + H2 ये बना दिया अमोनिया मान लो। तो यहाँ पर मान लो 2N2 तो यहाँ पर 2 मोल और ये कितना 6 मोल। ये रिएक्शन अगर कोई कह दे कि इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेस करो तो इसका क्या हो जाएगा, रेट एवरेज कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप। तो रेट एवरेज एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन N2 बाई क्या डेल्टा टी बराबर -1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन H2 बाई डेल्टा टी बराबर +1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन अमोनिया बाई डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को अगर इंस्टेंटेनियस में बदलना है क्या लिखेंगे हम, आर इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस डेल्टा के बदले डी केवल यूज करो आप, N2 बाई क्या डी टी बराबर -1/3 डी कंसंट्रेशन H2 बाई क्या डी टी बराबर +½ डी कंसंट्रेशन NH3 बाई डी टी। तो ज्यादातर सवाल में, अधिकतर सवाल में हम लोग इसी टर्म को यूज करेंगे क्योंकि ये एक्यूरेसी ज़्यादा देता है, मेजरमेंट भी इसका एक्यूरेट होता है, इसीलिए एवरेज की तुलना में इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सवाल भी जब आप लोग को देंगे तो वहाँ आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर सवाल में डिफरेंशियल फॉर्म में ही क्या किया जाए, रेट को कैलकुलेट किया जाए। इस सबको अच्छी तरह से आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे। अभी तक केवल एक्सप्रेशन सिखाए थे आपको, अगले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है, क्योंकि अभी तक हमने वैल्यू नहीं दिया है। अब आपको हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन का वैल्यू देंगे, टाइम इंटरवल आपको दे देंगे या इंस्टेंट जो टाइम का होगा वो दे देंगे और कहेंगे रेट निकालो। तो जो स्टूडेंट अच्छी तरह से रेट एक्सप्रेस करना सीख गए होंगे, जो स्टूडेंट अच्छी तरह से डिसअपियरेंस अपीयरेंस का रिलेशन समझ गए होंगे, वही स्टूडेंट अब क्या कर पाओगे, सवाल बना पाओगे। इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट भी करते हैं और आप सबको फिर से एक बार ये बता दें कि आप सवाल, क्योंकि अगले वीडियो में हम सवाल बनवाएंगे, सवाल बनाना सिखाएंगे आपको, तो सवाल बनाने से पहले आप इन सभी रेट एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझ लेंगे। एक चीज़ जो पहले भी बताए थे, ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा ये किसके लिए होगा, लार्ज चेंज, ये ध्यान रखेंगे। लार्ज चेंज का मतलब क्या, एवरेज रेट, और ये जो डी है सिंबल, ये हो जाएगा स्मॉल चेंज, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि डेल्टा जहां भी यूज होगा वो एवरेज के लिए और डी इंस्टेंटेनियस के लिए। इसको अच्छी तरह से देख लेंगे सबको, पीछे के जितने भी वीडियोज हैं सबको देखेंगे, अच्छे से पूरा देखिएगा, देखकर जो भी असाइनमेंट आपको दिए हैं थ्योरी का वो अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगले क्लास में जब आएंगे हम तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है इसका सवाल भी देंगे हम बोर्ड पर और हम खुद सॉल्व करेंगे। आपको बस सीखना है, क्योंकि इसके बाद आपको हम असाइनमेंट भेजेंगे सवाल का। लेकिन उससे पहले एक क्लास हम चाहेंगे कि आपको सवाल कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे, टाइम का कैसे वैल्यू पुट किया जाएगा। यूनिट भी पढ़ लीजिएगा, यूनिट आपको बता दिए थे पिछले क्लास में, उसको भी एक बार देख लेंगे और तब तैयार होकर सबको आइएगा। अगले क्लास में हम लोग इसी न्यूमेरिकल्स का जो है जिक्र करेंगे। थैंक यू।